तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज दोस्तों हम लोग वेस्ट बंगाल के ज्योग्राफी चैप्टर 1 पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल स्वरूप के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे ज्योग्राफी के रिलेटिव या वेस्ट बंगाल के किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटिव वीडियो आते रहेगी। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का नाम है पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे चैप्टर में जो नाम दिया है इसका अर्थ क्या है। तो समझ सकते हैं बाह्य प्रक्रिया। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बाह्य प्रक्रिया क्या है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि पृथ्वी हमारी घूर्णन गति करती है और घूर्णन गति करने के कारण पृथ्वी के अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। तो जब भी पृथ्वी हमारा रोटेट करती है तो पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे पृथ्वी के अंदर की बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे बाहरी स्वरूप को प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं बाह्य प्रक्रिया का एग्जाम्पल, नदी, हिमनदी और पवन। तो देख सकते हैं दोस्तों कि नदी, हिमनदी और पवन ये तीन बाह्य प्रक्रिया का उदाहरण है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो नदी, हिमनदी और पवन। तो आप लोग समझिए कि पहले नदी, हिमनदी, पवन क्या है, बाह्य प्रक्रिया क्या है। तो बाह्य प्रक्रिया है वो है जब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण स्थल के बाह्य स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है, इसे बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों हम समझ चुके हैं, जब भी हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसको बाहर तरफ से जो भी उस प्रक्रिया घटती है उससे ही बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। और चैप्टर में पता है नदी, हिमनदी और पवन। तो नदी कैसे बाह्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि जब भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नदी अपने एक मार्ग से दूसरे मार्ग पे प्रभाव करती है, इसलिए कि बाह्य प्रक्रिया। और हिमनदी नदी की तरह ही अपने उत्पत्ति स्थल से बाहर निकल के प्रवाह करती है। अब पवन, तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे घूरती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पवन भी अपने मार्ग में परिवर्तन करता है, इसलिए पवन भी एक बाह्य प्रक्रिया है। आप समझते हैं दूसरा, उत्पन्न स्थल स्वरूप। तो स्थल स्वरूप क्या होता है दोस्तों, जानते हैं आप लोगों को बता दें कि हिमनदी, पवन जब भी अब जब भी कोई प्रक्रिया करती है तो अपनी प्रक्रिया द्वारा कुछ स्थलाकृत मतलब अपने रूप मार्ग से कुछ न कुछ नहीं चित्र कई सारी चित्रों को प्रदर्शित करती है, कई सारी चीज़ें बनाती है, जिसे ही स्थल स्वरूप बोला जाता है। इस चैप्टर में हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इसमें एक और नोट करने का पॉइंट है, आप लोग कभी पढ़िएगा टेस्ट पेपर तो आपने ये भी देखा होगा कि बाह्य प्रक्रिया को समतल स्थापक बल प्रक्रिया भी कहा जाता है। समतल स्थापक बल। तो समतल स्थापक बल क्या है। तो दोस्तों आप बाहरी प्रक्रिया द्वारा जो भी बाहरी प्रक्रिया होती है तो हमारे जो भी धरातल है तो प्रक्रिया द्वारा इसको समतल करने यानी घर्षण किया जाता है। घर्षण करके जो ऊबड़ खाबड़ जमीन इसको बिल्कुल समतल कर दिया जाता है, तो इसलिए इसे ही समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि नदी, पवन, भूमिगत दल, ये दोनों इन सभी चीज़ों के मतलब स्थल। तो उदाहरण, परिभाषा यानी तो नदी का परिभाषा कुछ इस प्रकार है। धरातल पर ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित राशि को नदी कहा
जाता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं, धरातल पे जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित जलराशि को नदी कहा जाता है। अब जलराशि क्या है, तो देखो जब भी कोई जल की बूंदे एक समूह में होती है और समूह समूह में होती है तो उसे ही जलराशि कहा जाता है। अब ढल जलराशि में नदी कैसे बनती है, आप जानते हैं छोटे छोटे कण जब इकट्ठा होते हैं तो हम उसे तालाब कहते हैं, जब पूरा जल एक जगह पे जमा होता है। और यही जल जब ढाल जैसे पृथ्वी की सतह, मान लीजिए सतह है, ठीक है, इस सतह पे जल इधर से उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होते हुए जब ये प्रवाहित होते हुए बहता है तो इसे ही हम लोग नदी कहते हैं। जब ये एक जगह स्थिर रहता है तो उसे हम तालाब कहा जाता है, देसी भाषा में समझिएगा। तो अब नदी का थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल क्या होता है, तो सिंपल से बात है, एक लाइन में अगर समझे तो नदी की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे नदी का उद्गम कहते हैं। यानी आप समझिए ये एक नदी का पॉइंट है, यहाँ से नदी उत्पन्न हो रही यानी निकल रही है, तो इसी नदी का कहा जाता है उद्गम, इसे उद्गम कहते हैं। तब उद्गम से ही रिलेटिव है मुहाना। तो मुहाना क्या है, जब नदी जिस स्थान पे जाके किसी सागर या महासागर से जाके मिल जाती है उसे ही नदी का मुहाना कहते हैं। जिससे जहाँ नदी जाके महासागर या किसी खाड़ी में मिल जाती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं यहाँ दो चीज़ नदी के बारे में, एक होता है उद्गम स्थल और एक होता है मुहाना। तो नदी जहाँ से निकलती है उसे नदी का उद्गम कहते हैं, और जिस स्थान पे समाप्त हो जाती है उसे मुहाना कहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है, सहायक नदी। तो देखिए जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी को आगे बढ़ने में सहायता करने वाली नदी को सहायक नदी कहते हैं। तो आप तो समझ चुके होंगे सहायक नदी किसे कहते हैं, जब कोई मुख्य नदी को आगे बढ़ने में कोई दूसरी नदी सहायता करने वाली नदी को सहायक नदी कहते हैं। एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी का सहायक नदी यमुना है। तो ये समझ चुके। अब एक और टॉपिक रहता है संगम। संगम सिंपल बात है, जब दो नदी, जैसे ये एक नदी है और ये है दूसरी नदी, जब दो नदी किसी एक स्थान पर आके मिलती है तो इसी स्थल को कहा जाता है नदी का संगम। यानी जब दो नदी किसी एक स्थान पर आके मिलती है तो उन नदी का संगम हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हो कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ये बनता है गंगा नदी। अलकनंदा भागीरथी के मिलने से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो ये अलकनंदा भागीरथी जिस मुहाने पे, जिस स्थान पे आके मिलती है जो कि देवप्रयाग है, इसी स्थान को संगम कहा जाता है। अब एक और इसमें टॉपिक है कि प्रवाह मार्ग।
ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, नोट्स के हिसाब से या एमसीक्यू के हिसाब से 1 नंबर के लिए पूछ सकता है। प्रहामार्ग क्या होता है? तो जिस स्थान से ये नदी का उद्गम है, जैसे हम लोग जान चुके हैं, नदी अपने उद्गम स्थल से जिस स्थान पर जाके मिल खत्म होती है, मुहाना, तो इस बीच में जितने क्षेत्र को ये कवर कर चुकी है, यानी जिन जिन क्षेत्रों से यह बह चुकी है उसे कहा जाता है प्रहामार्ग, नदी का प्रहामार्ग। जैसे गंगा नदी का आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो गंगा नदी का गंगोत्री से निकलता है और गंगोत्री से होते हुए यह गंगोत्री हिमनद से होते हुए उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल का खाड़ी में गिरती है। तो वो गंगोत्री से निकलते हुए कितने सारे राज्य के बीच में यहाँ समाप्त होती थी। इस बीच में जितनी दूरी तय हुई इसी को ही प्रवाह मार्ग कहा जाता है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि गंगा नदी के बारे में डिटेल कि नदी क्या है, पृथ्वी का बाह्य प्रक्रिया क्या है, बाह्य प्रक्रिया क्या है। अब आने वाले अगले पार्ट में हम समझेंगे कि नदी कैसे कार्य करती है और वो अपने कार्य द्वारा कैसे स्थलाकृतियाँ बनाती है, क्या चित्र बनाती है, जो कि चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप लोग के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कि हम लोग जो भी वीडियो लाए तो आपको तुरंत पता चल जाए। सब्सक्राइब और लाइक, धन्यवाद।